आज हम बात करने वाले संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन के बारे में। देखो, जैसे कि आपको एक संधारित्र दे दिया जाए, उसकी धारिता है आपकी कितनी 2 फैराड है, और आपको दूसरा संधारित्र दे दिया जाए, उसकी धारिता है आपकी 2 फैराड है, और आपको एक ऐसा संधारित्र काम में लाना है जिसकी धारिता कितनी है 4 फैराड है। आपको एक ऐसा संधारित्र काम में लाना है जिसकी धारिता कितनी है 4 फैराड है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम क्या करें बाजार में जाए और 4 फैराड धारिता का एक संधारित्र खरीद ले, या दूसरा ऑप्शन है कि हम इनका एक विशेष क्रम में संयोजन करें जिससे कि हमें 4 फैराड का क्या प्राप्त हो जाए, संधारित्र प्राप्त हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन करते हैं। अब देखना संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन की खासियत क्या होती है। हम संधारित्र के तीन संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन करेंगे। तो ये हो गया आपका पहला संधारित्र, ये हो गया आपका दूसरा संधारित्र, और ये हो गया आपका तीसरा संधारित्र। संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन की खासियत ये होती है कि आपके जितने भी संधारित्र होते हैं, वे सभी जो संधारित्र रहते हैं, उन सभी संधारित्रों की जो पहली प्लेट रहती है वो एक ही बिंदु से जुड़ी रहती है। इसे नाम देता हूं मैं बिंदु ए। और जो इनकी दूसरी प्लेट रहती है वो किसी दूसरे बिंदु से जुड़ी रहती है, इस प्रकार से किसी दूसरे बिंदु से जुड़ी रहती है। तो समांतर क्रम संयोजन में जितने भी संधारित्र रहते हैं उनकी जो आपकी पहली प्लेट है वो किसी एक बिंदु से जुड़ी रहती है, और जो दूसरी प्लेट है वो किसी दूसरे बिंदु से जुड़ी रहती है। हाँ, अब क्या करते हैं, इसे हम क्या करते हैं बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं। ये हो गया आपका प्लस टर्मिनल, ये हो गया आपका माइनस टर्मिनल, इस प्रकार से जोड़ देते हैं। ये हो गया हमारी बैटरी। तो इसे ही कहते हैं हम संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या होता है, जो जितने भी संधारित्र उनकी पहली प्लेट एक ही बिंदु से जुड़ी हुई होगी, और जो दूसरी प्लेट है वो किसी अन्य बिंदु बी से जुड़ी हुई होगी। ये होती है इसकी खासियत। अब मैंने जो बैटरी लगाई हो, मैं मान लेता हूँ कि इसके द्वारा जो विभवांतर उत्पन्न किया जाएगा वो कितना किया जाएगा, V किया जाएगा। अब इस बैटरी द्वारा आवेश कौन सा उत्पन्न किया जाएगा, Q आवेश उत्पन्न किया जाएगा, मैं मान लेता हूँ। अब देखिए, मैंने आपको एक बात बताया था, यदि रास्ता बदलता है तो आपका आवेश भी क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो देखो, जैसे यहाँ Q यहाँ तक आएगा, Q यहाँ तक आएगा, उसके बाद देखो 3 रास्ते बन रहे इसके बाद, पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता। और मैंने आपको बताया था यदि रास्ता परिवर्तित होता है तो आपका क्या परिवर्तित होता है, आवेश परिवर्तित होता है। तो यहाँ से जो गुजरने वाला आवेश है वो मान लेते हो Q1 है, यहाँ से गुजरने वाला जो आवेश है वो कितना है, Q2 है, और यहाँ से गुजरने वाला आवेश कितना है, Q3 है। श्रेणी क्रम संयोजन में आपका जो रास्ता तो केवल एक सीधा था, तो प्रत्येक संधारित्र से निकलने वाला जो आवेश था वो क्या था, सेम ही था, Q Q Q। लेकिन यहाँ पर देखो आवेश यहाँ तक है, उसके बाद देखो मार्ग बदल गए, और यदि मार्ग बदलते तो आपका आवेश का मान भी क्या होता है, परिवर्तित होता है। अब हम देखेंगे इस विभवांतर के बारे में। हाँ देखो, विभवांतर कब बदलता है, यदि आपके बिंदु अलग अलग होते हैं, चाहे हम इस संधारित्र की बात करें, इस संधारित्र की बात करें, या इस संधारित्र की बात करें, तीनों ही संधारित्र एक ही बिंदु के मध्य स्थित है, A और B। जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या था, पहला संधारित्र AB के बीच में, दूसरा BC के बीच में, तीसरा CD के बीच में। लेकिन यहाँ पर तीनों संधारित्र 2 ही बिंदु के मध्य स्थित है, बिंदु A और बिंदु B, मतलब एक ही बिंदु के मध्य स्थित है। और जो है आपका जो बिंदु A और बिंदु B के बीच में भी क्या है आपका, ये है ना। तो ये जितना विभवांतर उत्पन्न करेगा वही विभवांतर यहाँ भी उत्पन्न होगा, यहाँ भी उत्पन्न होगा, और यहाँ भी होगा, क्योंकि देखो बिंदु A और बिंदु B के बीच में ये बैटरी भी है, और इसका विभवांतर कितना है, V है। और ये वाला जो बिंदु A है, बिंदु B के बीच में तीनों संधारित्र है, तो इनमें भी जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो क्या होगा, V हो गया। बस इतना याद रखना कि यदि बिंदु नहीं बदलते हैं तो आपके जो विभवांतर रहते हैं उसका मान क्या रहता है, समान रहता है। अब देखना, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में क्या बनाए थे, तुल्य परिपथ बनाए थे, वैसे यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, तुल्य परिपथ बनाएंगे। देखो, ये हो गया आपका पहला संधारित्र, इसकी जो धारिता है वो मान लेते हो कितनी आपकी, C1 है, इसकी धारिता C2 है, और इसकी धारिता कितनी आपकी, C3 है। अब हम क्या बना लेते हैं, इसका तुल्य परिपथ बना लेते हैं। देखो, तुल्य परिपथ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, बैटरी बना लेते हैं आपकी। ये हो गया
प्लस टर्मिनल, ये हो गया माइनस टर्मिनल। ये हो गया आपकी बैटरी। अब देखो तुल्य परिपथ का मतलब क्या होता है, जैसे कि यदि एक ही काम को 8 मजदूर 8 घंटे में करते हैं और वही काम को 8 घंटे में एक मजदूर कर देता है, तो हम क्या बोलेंगे, वो जो 8 मजदूर थे वो इस एक मजदूर जो है ये 8 मजदूर के तुल्य है। उसी प्रकार से पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र और जो तीसरा संधारित्र है, इन सभी संधारित्रों के तुल्य मैं एक संधारित्र मान लेता हूं आपका ये, जिसकी धारिता कितनी आपकी C है, और इसे मैं ये तीनों संधारित्र किन बिंदु के बीच में स्थित है, बिंदु A और बिंदु B, और ये तीनों संधारित्रों का तुल्य क्या है, ये वाला संधारित्र, तो ये भी क्या होगा, बिंदु A और बिंदु B के बीच में क्या होगा, स्थित होगा। अब देखो इस बैटरी द्वारा कितना विभवांतर उत्पन्न किया जा रहा है, V। तो अब ये A के बिंदु के मध्य स्थित है, तो यहाँ पर भी विभवांतर कितना आएगा, V ही आएगा। जैसे कि यहाँ पर प्रत्येक पर V आया है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी V आ जाएगा, और इसके द्वारा जो उत्पन्न आवेश है वो कितना है, Q है। अब देखो जब ये ऐसे जाएगा तो क्या आपका रास्ता बदल रहा है, जैसे कि यहाँ बदला था, नहीं बदल रहा है, एक ही सीधा रास्ता है। तो यहाँ से यदि Q आवेश उत्पन्न हुआ है तो Q आवेश इस संधारित्र में से प्रवाहित होगा। तो ये हो गया आपका क्या, इस परिपथ का तुल्य परिपथ। अब देख रहे हैं यहाँ पर आपका V यहाँ पर जितना है उतना ही V यहाँ पर है। मेन बात है यहाँ जो आपका Q है ना, वो कितने भागों में बढ़ गया है, 3 भागों में। मतलब Q बराबर क्या है आपका, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है कि नहीं। देखो इन तीनों संधारित्रों का तुल्य संधारित्र ये हो गया। अब तीनों संधारित्रों में से Q1 पहले में से, दूसरे में से Q2, तीसरे में से Q3, जबकि जो तुल्य संधारित्र इसमें से केवल Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो आपका Q का मान है वो Q1 देन Q2 देन Q3 के बराबर होगा। ये वाला आवेश 3 भागों में बटा है कि नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो देखो अब हमारा सबसे पहला काम क्या है, Q का मान निकालना, Q1 का, Q2 का, Q3 का, उसके बाद इनके मान हम रख देंगे। हाँ देखो सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है हमारा C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है। अब यदि यहाँ से मैं Q का फॉर्मूला बनाऊं तो C इंटू V इक्वल टू Q हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम लगाएंगे पहले संधारित्र के लिए, पहला संधारित्र ये आपका। तो देखो क्या हो जाएगा आपका, आवेश कितना है Q1 इज इक्वल टू धारिता कितनी है C1 यह आएगा, उसके बाद विभव कितना है आपका V है। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं दूसरे संधारित्र के लिए तो क्या हो जाएगा आपका Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V। बस हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। दूसरे संधारित्र के लिए आवेश Q2 है, धारिता C2 है, विभवांतर V है। अब यदि मैं बात करूं तीसरे संधारित्र की तो देखो क्या हो जाएगा आपका Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V। आवेश Q3 प्रवाहित हो रहा है, धारिता C3 है और विभवांतर कितना है V है। अब हमें किसका मान निकालना है, इस Q का मान निकालना है, मतलब यहां से निकालेंगे। तो देखो यहां से यदि मैं Q का मान निकालूं तो आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है इसमें से Q, धारिता कितनी है इसकी C है देखो, और जो इसका विभवांतर है वो कितना है V है। तो ऐसे Q का मान कितना निकल गया, CV निकल गया। अब हम ये जो आपका Q है Q1 Q2 Q3 इन मानों को कहां पर रख देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। हाँ तो क्या हो जाएगा देखना है, यहाँ पर देखो Q का मान कितना है आपका CV, तो यहाँ पर लिख देंगे हम CV। उसके बाद Q1 का मान कितना है C1V, Q2 का मान C2V, Q3 का मान C3V। अब देखो यहाँ पर भी V है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सबसे मैं V कॉमन ले लेता हूँ तो हो जाएगा V, अंदर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, यहाँ क्या है आपका CV। अब V से V क्या हो जाएगा, तो फाइनली C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हो गया आपके जब 3 संधारित्र किसमें जुड़े रहते हैं, समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। अब यदि मान लेते हैं 4 संधारित्र जुड़े रहते तो यहाँ पर क्या आ जाता प्लस C4, 5 जुड़े रहते तो प्लस C5, इसी प्रकार से यदि n जुड़े रहते तो कितना आ जाता प्लस Cn आ जाता। मतलब कि यदि मुझे आपके जितने भी संधारित्र है उनके यदि समांतर क्रम में संयोजन होता है तो उनकी जो तुल्य धारिता होती है इसे हम क्या कहेंगे, आपकी तुल्य धारिता। क्या कहेंगे, तुल्य धारिता। इनकी जो तुल्य धारिता होती है वो समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी संधारित्र की धारिताओं के योग के बराबर होती है। यदि आपके संधारित्र समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हैं तो उन संधारित्रों की तुल्य धारिता
समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी संधारित्रों की धारिताओं जो कि C1 C2 C3 है के योग के बराबर होती है, जबकि यहाँ पर जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में व्युत्क्रम के बराबर हो रही थी, यहाँ पर व्युत्क्रम के बराबर नहीं हो रही क्योंकि वहां पर फॉर्मूला आया था 1/C1 then 1/C2 then 1/C3 आया था, जबकि यहाँ पर C1 + C2 + C3, तो वहां पर व्युत्क्रम का योग था जबकि यहाँ पर केवल सिंपल आपका योग है। तो देखो इसकी पहली बात तो परिभाषा हो गई। अब देखना इसकी एक विशेषता है कि इसमें जो है आपका जो विभवांतर है वो क्या रहता है, आपका नियत रहता है, विभवांतर नियत रहता है। तो देखो फॉर्मूला क्या हमारा C = Q/V। अब आपका क्या नियत है, विभवांतर नियत है। अब बताओ यदि विभवांतर नियत है तो C किसके अनुक्रमानुपाती होगा, Q के, मतलब कि आवेश का मान जितना ज्यादा होगा आपकी धारिता का मान भी उतना ही ज्यादा होगा, और आवेश का मान जितना कम होगा धारिता का मान भी उतना ही कम होगा। अब देखना जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी लिया था कि यदि आपका मान C1 का मान कितना है 1 फैराड, C2 का मान कितना है 2 फैराड और C3 का मान कितना है 3 फैराड। अब मुझे क्या बोला गया है, ये तीनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और इनकी क्या ज्ञात करना है, मुझे तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो देखो समांतर क्रम में जुड़े हुए तीनों संधारित्र और मुझे इसकी तुल्य धारिता ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा C1 then C2 then C3। तो देखो C1 का मान 1, C2 का मान 2 और C3 का मान 3, तो 3 2 5 + 1 6, तो जब आपकी तुल्य धारिता आई वो कितनी आई 6 आई है। मतलब यहाँ जो आपकी तुल्य धारिता आई है वो जो आपके संधारित्र थे उनकी सबसे अधिक धारिता से भी अधिक आई है, जबकि श्रेणी क्रम में क्या हो रहा था कि जितने भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्र थे उनमें जो सबसे छोटी धारिता वाला संधारित्र था उसकी जो तुल्य धारिता आ रही थी वो इससे भी कम आ रही थी सबसे छोटे वाले से, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है जितनी आपकी धारिता दी हुई है इन धारिता में जो सबसे बड़ा मान है उससे भी ज्यादा आ रहा है आपकी तुल्य धारिता का मान। तुल्य धारिता का मान कितना आ गया 6 फैराड आ गया। तो जब आपके संधारित्र श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए होते हैं तो संधारित्रों की जो धारिता रहती है उनमें जो सबसे बड़ी धारिता रहती है उससे भी अधिक आती है आपकी तुल्य धारिता जो कितनी 6 फैराड, जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है इसका उल्टा होता है, जो आपकी तुल्य धारिता होती है जितने भी संधारित्र होते हैं उनमें जो सबसे छोटी धारिता वाला होती है उससे भी कम आता है। तो ये होगा इसकी विशेषता। और जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिए थे, पहले हमने 2 फैराड का लिए थे और दूसरा भी 2 फैराड का लिए थे और हमें 4 फैराड का ज्ञात करना था। तो यदि मैं समांतर क्रम में जोड़ दूं तो देखो समांतर क्रम का फॉर्मूला C1 + C2 होता है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। मतलब कि जो शुरुआत में हमने एग्जाम्पल लेते हैं 2-2 फैराड के 2 संधारित्र, मुझे 4 फैराड का ज्ञात करना था तो मुझे किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, समांतर क्रम संयोजन में जोड़ना पड़ेगा।